चलो बच्चों, हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे यार? ये बंद क्यों कर रखे? चलो, हरे कृष्णा। चलो बेटा, लास्ट हरे कृष्णा बेटा। लो चलो एक, चलो ये सारी चीजें एक बुक दे दो फटाफट, फिर हम लोग, बेटा एक बुक दे दीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। क्या? अरे भाई जल्दी दे दो ना, इतनी देर हो गई। थैंक यू। बेटा हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कंसोलिडेशन की, और कल शायद होमवर्क दिया था इक्वेशन करने के लिए। हो गया? अब किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, वरना हम आगे की बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। पेज नंबर सारे बच्चे ओपन करो जल्दी से। बेटा पेज नंबर है 10.25, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 10.25, एग्जाम्पल नंबर 4। ए लिमिटेड एक्वायर्ड, चलो आगे। हाँ, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड on 1st April 2011 at cost rupees 10 lakh, when B Limited had an equity share capital of rupees 10 lakh and reserves and surplus of rupees 80,000. In the 4 years, B Limited badly suffered loss 20, 254, 5, 120. Then after 15-16, B Limited experienced annual profits rupees 50,000. In the next 2 years, 16-17, 17-18, annual profits 1 lakh or 1,50,000. Show the minority interest and COC each year for the purpose of consolidation. ये बोल रहा है। अच्छा, इसने क्या बता रखा है आपको बेटा? 5-7 साल के केवल प्रॉफिट्स बता रखे। हाँ, प्रॉफिट और लॉसेस वही बता रखे। 5-7 साल की लिस्ट उठा कर दे दी उसने, ये प्रॉफिट है और ये लॉसेस है। और क्या बोल रहा है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट और सीओसी बताओ। अच्छा, सीओसी कब निकलेगा? डेट ऑफ एक्विजिशन पर। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसका मतलब हर बार। अरे 7-8 साल के प्रॉफिट है ना ये, प्रॉफिट या लॉस। तो 7-8 साल में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हर बार निकलेगा या स्टार्टिंग में एक बार? हर बार निकलेगा। किसकी वजह से बदलेगा? पोस्ट पीरियड प्रॉफिट की वजह। और सीओसी एक बार निकलेगा और वो फिर कांस्टेंट रहेगा जो भी है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अप्रैल 11। फर्स्ट फटाफट क्या आप लोग काम करो और मुझे 1 अप्रैल 2011 डेट ऑफ एक्विजिशन पर 2 कैलकुलेशन करके बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और सीओसी। उसके बाद की कैलकुलेशन फिर मैं करवाता हूँ आपसे। हर साल की कैलकुलेशन मैं करवाता हूँ, आप लोग मुझे 2 कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट। और उसका आंसर सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बैठे मत रहना, और पीछे आंसर वांसर मत देखना। डेट ऑफ एक्विजिशन पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और सीओसी मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ।
भाई साहब प्रॉपरली लिखना, कहीं कैलकुलेटर उठा के चिपका डालो। जल्दी करो, हो गया? जल्दी से बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। डेट ऑफ एक्विजिशन, पहले तो डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन बोलो। 1/4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,24,000 240 सबका आगे 244 और 3,24,000 सही। मुझे नहीं लगता किसी को भी इशू होगा। गुडविल आ गया 244, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 324, वेरी गुड, सबका सही है। अब आग देखो सामने, थोड़ी देर बाद लिख लेना। अब सारे बच्चे सामने देखो, सबका निकल गया डेट ऑफ एक्विजिशन पर। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, रीड करो लास्ट में। बेटा 4-5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इसने, और बोल रहा क्या करके दिखाओ, हर साल माइनॉरिटी इंटरेस्ट और सीओसी कैलकुलेट करके दिखाओ, यही तो बोल रहे हैं। अब सारे बच्चे आराम से देखो 5-7 मिनट, उसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग साथ में काम करेंगे। क्योंकि फिर वही है, देखो चीज़ों को प्रॉपरली ड्राफ्ट करना आ जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी है, चीज़ों को बस लिखने में प्रॉब्लम आ रही है बस, तो वो हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है अब तक तो शायद आपका कंसोलिडेशन पर कंट्रोल आ गया होगा, ठीक है ना। अब वो रिटन प्रैक्टिस करनी है, वो एक अलग चीज़ है। मुझे ये बताओ आप लोग, यहाँ पर 1 अप्रैल 2011, ठीक है, क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था बोलो? 3,24,000। सीओसी कितना था? 2,44,000। गुडविल, बोलो बात समझ में आ गई? मुझे हर डेट पर बताना है ना, तो बता दिया बिगिनिंग में, कहानी खत्म। अब बताओ इसके बाद मुझे कब बताना है? ईयर एंड में, ठीक है ना। तो मुझे ईयर एंड में बताओ क्या ये जो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ये किससे बदलेगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बदलेगा। तो बताओ 31 मार्च 2012, तो पहले साल में कंपनी को क्या हुआ, कितने का? अब सारे बच्चे देखना है यहाँ पर, 2,50,000 का लॉस हो गया। 31 मार्च 2012 2,50,000 का लॉस हो गया। ये क्या लिखा है मैंने बेटा? सब्सिडरी प्रॉफिट या लॉस, सब्सिडरी प्रॉफिट या लॉस, 2,50,000 का लॉस। चले आगे, बताओ ये लॉस किस में बटेगा? माइनॉरिटी में और होल्डिंग में बटेगा। माइनॉरिटी का शेयर कितना है, निकालना, कितना आ गया? 75,000, तो इसको बियर करना पड़ेगा, और 175 इसको बियर करना पड़ेगा, इसको बियर करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? कहानी खत्म। ये बताओ आज बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस हो गया 249। और बताओ बैलेंस कितना हो गया? 24, अरे इसका तो कुछ बदला ही नहीं ना, 69 कौन सा आ गया बेटा? 69 किसे बोल रहे हो? चलें आगे। बेटा गुडविल तो बदलेगी नहीं ना, गुडविल थोड़ी मैं रिकम्प्यूट करूंगा, गुडविल तो ऐसे चलती रहेगी। तो बताओ ये मैंने किस दिन का बैलेंस बता दिया? 31 मार्च 2012 का बैलेंस बता दिया। गया क्या दिमाग में? कहानी खत्म। अब इससे आगे चलते हैं। वो तो बोला हर साल का बैलेंस बताओ नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च 2013
4 लाख का लॉस। तो ये आ गया आपका 1,20,000, 1,20,000 का लॉस तो इसकी जेब में आएगा, और 2,80,000 का लॉस इसकी पॉकेट में आएगा। ये इसकी पॉकेट। मुझे होल्डिंग से थोड़ी लेना देना है, मुझे तो केवल दो चीजें इसमें इंफॉर्म करनी है। क्या? ईच एंड एवरी ईयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और ईच एंड एवरी ईयर सीओसी। बताओ यहां पर बैलेंस, बैलेंस भाई क्या चक्कर है? 16 कहाँ आ रहा है? 1,29,000, 2,44,000। मुझे दिखा दो सर, मैं भी देखूं कैलकुलेशन कहाँ से चल रही थी। नेक्स्ट, तो ये 244 ये आ गया। बस खत्म। एक साल और हर साल का मुझे बताना है। चलो 31 मार्च 2014 क्या हुआ? कितने का? 5 लाख का। फिर लॉस हुआ, लॉस को ब्रैकेट में डाल दिया, डिवाइड कर दो। 1,50,000 और 3,50,000, 3,50,000। नेक्स्ट 3,50,000 बैलेंस 21,000, 21,000। बताओ क्या आ गया ये? बेटा ये नेगेटिव आ गया। आ गई बात समझ में? अब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पता है, एक रामायण रचता है, वो ये बोलता है भाई साहब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे क्रेडिटर ही तो है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन है? क्रेडिटर। या तो देना या नहीं देना, बात खत्म। नेगेटिव कहाँ से आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट लॉस बोर्न बाय लो ए लिमिटेड। ये जो लॉस है ना इसका, ये पॉजिटिव हो गया। और बताओ किसकी जेब में चला गया? होल्डिंग की जेब में। होल्डिंग को इस साल अपने हिस्से का नुकसान भी उठाना पड़ेगा और माइनॉरिटी के हिस्से का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बोलो आ गया समझ में? तो ये रख लिया। अब मुझे ये बताओ ये बैलेंस क्या आ गया? बोलो बैलेंस। बेटा नील, नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो हमने नहीं किया। या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो बताओ हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब 21,000 रुपए का इसका नुकसान किसने उठाया? कंपनी बंद हो रही है क्या? कंपनी तो बंद नहीं हो रही है। तो कह रहा कंपनी हिसाब रखेगी फिर, क्योंकि बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे आगे प्रॉफिट होगा तो भाई सेट ऑफ भी तो करना पड़ेगा, लेना भी तो पड़ेगा। तो मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट लॉस बोर्न बाय, इसका अलग से हिसाब किताब रखेंगे यहाँ पर। मैंने 21,000 ये, और टोटल 21। ये 2 बार 21,000 क्यों लिखा है मुझे तो समझ में नहीं आया। अरे अगले साल और होगा, तो ये टोटल का मतलब क्यूमुलेटिव डेटा ही है, कितना है क्यूमुलेटिव। आ गया समझ में? हर साल का। और ये रुपीज वाला करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है। तो बताओ ये कितना आ गया? 244। बोलो आई कुछ बात समझ में? मुझे ये देखो इन दो के टोटल करते हुए चलना है बस। मुझे हर साल बताना क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट और सीओसी। ये जो बैलेंस हैं ये हैं मेरे काम के। ये जो मुझे बताने हैं ये हैं। ये गलत आ गया क्या? सॉरी, ये मुझे बताने थे, ये हैं मुझे जो डिस्क्लोजर देने हैं। समझ में आ रही है बात? ये हैं जो मुझे बताने हैं, ये बैलेंसेस। अरे आया कुछ समझ में? बेटा इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी है। हमें केवल और केवल क्या बताना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट और सीओसी। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सबको? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? वाई एंटर करो फटाफट। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को कुछ पूछना है। चलो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे का हम लोग साथ में फिल करेंगे। यहाँ तक सारे बच्चे इसे नोट कीजिए, तो बेटा आगे का हम लोग सब साथ में।
लिख लिया, जल्दी। चलो मैं आगे, जल्दी बोलो बेटा, पेज पे क्यों लिख रहा है, खो जाएगा तो। चलो मैं आगे, फिर अब साथ में लिखो मेरे, अगर किसी ने नहीं लिखा तो बता देना। मैं अब आगे चलता हूँ और सब सारे बच्चे साथ में लिखेंगे। डन, ओके। अब सब लोग साथ में लिखो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। बैलेंस नेक्स्ट। तो बेटा अब ये बैलेंस के बाद नेक्स्ट डेट बोलो, 31 मार्च 2015। लिखो जल्दी से, बोलो क्या है। 1,20,000 का फिर क्या आ गया, लो डिवाइड करो, साथ में लिखते रहना। तो 36,000 नेगेटिव तो इसकी पॉकेट में आ गया, और 84,000 नेगेटिव इसकी पॉकेट में आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या नहीं निकाल सकता, बैलेंस नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो अब बताओ मैं क्या करूं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लॉस बोर्न बाय ए लिमिटेड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लॉस बोर्न बाय ए लिमिटेड। 36,000 ये पॉजिटिव कर दिया, और 36,000 ये नेगेटिव, सारा का सारा लॉस इसको उठाना पड़ेगा। तो ये मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब बताओ ये कितना आ गया, 36,000, और ये 57,000। अब मैं बैलेंस निकाल देता हूँ। बैलेंस ये आ गया नील, और ये आ गया 244, खत्म। अगला पॉइंट, मुझे नहीं लगता अब आपको सामने भी देखने की जरूरत है, समझ में आ गई होगी कहानी अब तो। अगला पॉइंट, 31 मार्च 2016, जल्दी से बोलो। 50,000 का प्रॉफिट, तो बेटा 50,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। चलो अब कितना आ गया, 31 मार्च 2016 क्या आ गया ये, 15,000 का, सॉरी 50,000 का ये प्रॉफिट आ गया। जल्दी से इसे डिवाइड करो, 15,000 इसकी पॉकेट में और 35,000 इसकी पॉकेट। बोलो आ गया समझ में। लेकिन ध्यान रखना ये 15,000 इसकी पॉकेट में नहीं जाएंगे, मैं एडजस्ट करूँगा। आ गया, तो यहाँ पर लिखो आप प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस borne by A Limited. Profit of minority interest adjusted against loss borne by A Limited. तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 15 नेगेटिव, ये 15 पॉजिटिव। यहाँ पर बताओ डैश, हाँ सॉरी 15 नेगेटिव हो जाएगा, 15 एडजस्ट करा दिया, ये नेगेटिव हो गया। डिफरेंस बताना कितना है, 42,000। 42,000, 57 मुझे चार्ज करने हैं, और 57 में से मैंने 15 एडजस्ट कर दिए। तो अब बताओ बच्चों बैलेंस क्या आ गया,
बैलेंस अगेन नील आ गया और ये बैलेंस आ गया 244। बैलेंस कब तक नील आएगा? अप टू 42,000। ध्यान रखना जब तक ये एडजस्ट नहीं होते और इन फ्यूचर ये जीरो चलता रहेगा। 31 मार्च 2017 1 लाख बोलो 30,000 70,000 बोलो जल्दी से। प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस borne by A limit। तो ये बैलेंस कितना बच रहा है? 12,000। बैलेंस नील 244 कहानी खत्म। और है क्या अभी? हाँ 31 मार्च 2018 कितना है? 1,50,000 1,50,000 1,50,000 बोलो 1,50,000 जल्दी। 45,000 नेक्स्ट 1,05,000 प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस borne by A लिमिटेड 12,000 नेगेटिव और ये 12,000 पॉजिटिव। यहाँ 12,000 नेगेटिव और ये नील खत्म। बैलेंस अब ये फिर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। कितना? 33,000 ये पॉजिटिव आ गया और ये 244 244 आई क्या कहानी समझ में? तो मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आनी है आपको। बेटा सिंपल सा था। हाँ इसमें देखो चीज़ों को प्रॉपरली प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। आपको पता है इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजीली आपसे सॉल्व होंगे भी नहीं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये आपका एक क्वेश्चन। और यार अगर आप देख रहे हो तो बताओ लगभग सारे क्वेश्चन क्लास में ही करवा दिए मैंने। अब इनको रिपीट करना है। अगर वो भी नहीं होगा, और ध्यान रखना आप आरटीपी एमटीपी इधर उधर मत भागना। अभी ये सारे क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करना बैठकर, फिर आरटीपी एमटीपी पे जाना। क्योंकि मैंने आपको बार बार बता दिया जब भी मैं आपको क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ बोलो अरे दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है? और 10-5 मिनट क्या करते हो आप? क्वेश्चन जब रीड करते हो तो नया लगता है, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाते हो। अरे हाँ ये तो वही तो पूछ रहा है, ये वही तो पूछ रहा है। तो बेटा ये अभी आप 10 मिनट बाद भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट इसलिए कर पा रहे हो कि सारी चीज़ें अभी आपके दिमाग में अभी हैं, क्योंकि अभी कई दिनों से चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज को शुरू में घबराते हो, फिर दिमाग लगाते हो तो लैंग्वेज क्रैक कर लेते हो। लेकिन ध्यान रखना 2 महीने बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जैसे ही नया क्वेश्चन देखोगे अरे ये तो कुछ बिल्कुल नया है, ये तो हो ही नहीं रहा। समझ में आ गया? तो पहले एक बार क्या करना पड़ेगा हमें? बेटा यही सब कुछ एक बार रिटर्न में सॉल्व करना है। क्योंकि अभी मैंने करवाया पूरा का पूरा, जब आप रिटर्न में सॉल्व कर डालोगे पूरे तो उससे होगा क्या? ये आपकी मेमोरी में फिर सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप नया क्वेश्चन आरटीपी फिर आप वही है 5 मिनट घबराओगे, फिर अरे फिर जैसे जैसे दिमाग लगाओगे हो जाएगा वो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सोचो कि एसएम सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप हो गए और आप सीधा आरटीपी एमटीपी अभी बता दिया, कुछ नहीं होने वाला आपसे। फिर आप डाउट पूछोगे मैं बता दूंगा, फिर एग्जाम में भी वही सिचुएशन, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं इसमें। सब कुछ मैंने किया है और इतने लंबे समय से चल रहा है, इसलिए आपको याद भी है अभी, इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत कर भी पा रहे हो इसे।
बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो, सबका हो गया? वाई एंटर करो फटाफट। मुझे लगता है एक क्वेश्चन, बेटा 10 नंबर के क्वेश्चन है। और अब आप देख लो, आप उस कंफर्ट जोन में आ चुके हैं जहाँ से आप लोगों को इनमें कोई इशू नहीं आ रहा। नेक्स्ट, होमवर्क लिखो सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 10.29, और ईमानदारी से कर लाना। एक एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, मुश्किल से 15-20 मिनट का है। वो भी अगर हो सकता है लैंग्वेज आपको समझने में फिर आपको 5-7 मिनट लग जाए तो आधा घंटे का हो जाएगा, वरना तो मुश्किल से 10-15 मिनट का भी नहीं है क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज आप स्लो रीड करोगे तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका एक होमवर्क है बेटा। अब मैं किसकी तरफ चल रहा हूँ लेकर आपको, बोलो? पी एंड एल। अब कल क्या खत्म करना है हमें? कंसोलिडेशन। मैंने आपको क्या कहा था? मेरा मैक्सिमम समय किस पे लगेगा? बैलेंस शीट से रिलेवेंट आइटम पर। और आपने देखा अब तक केवल मैंने बैलेंस शीट और उसे रिलेवेंट आइटम की ही बात की। और अब मैं किसकी तरफ चल रहा हूँ? पी एंड एल की। तो सारे बच्चे लिखो पी एंड एल। कंसोलिडेटेड पी एंड एल। नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इसमें कंसिडरेबल पॉइंट्स, कंसिडरेशंस, considerations, line to line consolidation, eliminate intergroup transactions, consolidated profit and loss, consolidated profit and loss, लिख लिया? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म हो गया बस। मैंने क्या कहा था? आधा घंटा लगूंगा पी एंड एल में। तो हाँ, तो एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आधा घंटा और लग जाएगा, 5 मिनट। तो ये था पी एंड एल का कॉन्सेप्ट। बेटा बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में 3.5 घंटे लगाए थे स्टार्टिंग में, याद है? और इसमें 3.5 मिनट। हाँ, शायद वो भी पूरे नहीं लगे। क्या करना है? लाइन टू लाइन कंसोलिडेट। कहने का मतलब है इनकम को इनकम से जोड़ दो, एक्सपेंस को, काम खत्म बस। और जोड़ते समय एक चीज का दिमाग में रखना है, बताओ क्या? एलिमिनेट इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन। ये इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? ऐसा हो सकता है कि सब्सिडी होल्डिंग को गुड सेल करे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सब्सिडी ने होल्डिंग को सेल किया, तो जब मैं, अच्छा सब्सिडी ने सेल किया तो बताओ, सॉरी किसी ने भी, किसी को भी सेल किया, क्या फर्क पड़ता है? सब्सिडी ने होल्डिंग को सेल किया, तो बताओ सब्सिडी की सेल्स में और होल्डिंग की परचेज में इंक्लूडेड है वो 100 रुपये। मान लो 100 रुपये का सेल किया, तो इसकी सेल्स और इसकी सेल्स जब मैं ऐड करूंगा और इसकी परचेज और इसकी परचेज जब मैं ऐड करूंगा, तो बताओ क्या कर दूंगा? वो 100 रुपये सेल से भी हटा दूंगा और 100 रुपये परचेज से भी हटा दूंगा। बोलो बात समझ में आ गया? क्योंकि जब मैं ग्रुप की पोजीशन दिखाऊंगा तो बेटा ग्रुप एक दूसरे से जो ट्रांजेक्शन करता है, क्या करने पड़ेंगे? वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे। याद है आपने उसमें भी किया था ये डिपार्टमेंट में, इंटर ब्रांच, सॉरी इंटरनल ट्रांसफर, सॉरी जब हम इंटरनल ट्रांसफर कर रहे थे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, तो जब वो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा था, याद है बनवाए थे वहां पर, तो हम क्या कर रहे थे? उसमें इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे थे, लेकिन कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में इंटरनल ट्रांसफर्स
एलिमिनेट कर रहे थे, तो वही फंडा यहाँ पर है। आप इतना सा दिमाग में रखोगे, लाइन टू लाइन जोड़ोगे और कुछ भी नहीं करना है। और उसमें अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी या सब्सिडरी ने होल्डिंग के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है इनकम एक्सपेंस के रिगार्डिंग, तो उसको एलिमिनेट कर देना, बात खत्म, बस और कुछ भी नहीं करना। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। पी एंड एल में कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने कहा था पी एंड एल में माथाफोड़ी आपको करनी नहीं है, वो खाली माथाफोड़ी सारी बैलेंस शीट की थी। पेज नंबर आ जाओ 10.51, पेज नंबर 10.51, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 12.51, एग्जाम्पल नंबर 12। एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी। और आप देखोगे तो पी एंड एल का बताओ क्वेश्चन भी कितने हैं इसमें? अरे पी एंड एल के क्वेश्चन भी कितने हैं? केवल एक, यही है बस, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है इसका। एग्जाम्पल नंबर 12, H Limited and its subsidiary S Limited provide the following information to you. 31st March 2013. H Limited, S Limited, sales and other incomes. P&L का फॉर्मेट याद है? बताओ पहला क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें क्या चला जाएगा? सेल्स। और दूसरा क्या आता है? अदर इनकम। तो ये बेटा सेल्स और अदर इनकम मुझे क्या करने पड़ेंगे? सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, अलग करने पड़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इनको अलग करने का बेस नहीं होता, तो फिर बताओ इसे कहाँ दिखाओगे? एक साथ कहाँ दिखाओगे? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, क्योंकि दिमाग में रखना इसमें अदर इनकम का पोर्शन नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। मेजर पोर्शन क्या है? सेल्स। तो इसको रिपोर्ट कहाँ किया जाना चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो अगर होगा तो डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखा देंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग लेस ओपनिंग। तो बताओ इंक्रीज इन इन्वेंट्री कौन सी ज्यादा है, क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग बोल रहे हैं ना, क्लोजिंग लेस ओपनिंग। हमने क्या किया? क्लोजिंग को ओपनिंग से लेस किया और इंक्रीज हो गई। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोजिंग के एक्सेस को रिप्रेजेंट। अगर वो बोले ओपनिंग लेस क्लोजिंग तो ओपनिंग ज्यादा है, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस एंड सैलरी, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। आपको फॉर्मेट याद होगा, आपको पता है कौन सी चीज कहाँ एडजस्ट करनी है। और बताओ मुझे क्या करना है? लाइन टू लाइन ऐड करना है, होल्डिंग और सब्सिडी, क्योंकि मुझे ग्रुप की पिक्चर दिखानी है, तो दोनों को मुझे ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। हाँ, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो बताओ मुझे एक फॉर्मेट याद होना चाहिए जो कंपनीज लॉ का है, तो उस फॉर्मेट में डेटा फिट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अदर इंफॉर्मेशन, अच्छा मुझे बताओ अदर इंफॉर्मेशन किसके बारे में होगी? आगे बात समझ में? इंटरनल ट्रांसफर, एक दूसरे को होल्डिंग सब्सिडी ने कुछ डील किया होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो बताओ फिर पीरियड में करना क्या है? फॉर्मेट याद होना चाहिए, दोनों को जोड़ के दिखा दो, कहानी खत्म बस। तो ये बोल रहा है एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड 120 lakhs, कॉस्ट रुपीज 20 lakh, 20%। इन्वेंट्री ऑफ द एस लिमिटेड इंक्लूड्स सच गुड्स, वैल्यू रुपीज 24 lakh। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द एस लिमिटेड इंक्लूड्स 5 lakh पेड टू एच लिमिटेड एज कंसल्टेंसी फी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ द एच लिमिटेड इंक्लूड्स 10 lakh पेड टू एच लिमिटेड एज कमीशन। तो आपको समझ में आ गया? ये अब हमने ढंग से नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी सी बात समझ में आ गई। बताओ एक ने दूसरे को, दूसरे ने उसको बस ट्रांसफर्स किए हैं। नेक्स्ट, एच लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ द इन्वेंट्री, सॉरी इक्विटी शेयर 1000 lakh इन एस लिमिटेड प्रायर टू 2011 एंड 12। ये बोल रहा है 80% शेयर 1000 लाख रुपए में खरीदे थे 2011-12 से पहले। एच लिमिटेड टू क्रेडिट इन P&L द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड इन 11-12। बोल रहा है वो अपने P&L में ले गया जो उसको डिविडेंड। अरे मुझे क्या लेना था ना इन चीज़ों से? मुझे तो क्या बोल रहा है लास्ट में बताओ? प्रिपेयर कौन से साल का? पीछे इंफॉर्मेशन तो देखो, 12-13। बेटा P&L बनाना है 31 मार्च 2013 को, यानी 12 और अभी 11-12 में उसने शेयर खरीदे थे, डिविडेंड को क्रेडिट कर दिया,
हमें कुछ लेना देना, बिना मतलब की कोई डिस्कशन इसने कर डाली। हमें तो एक कंसोलिडेटेड P&L बनाना है, उसमें इन बातों का कोई फर्क है ही नहीं। खरीदे होंगे, कर दिया होगा P&L में क्रेडिट, मुझे क्या लेना है? मुझे कोई ये थोड़ी बोल रहा है ये करो वो करो, मुझे तो क्या बोल रहा है कंसोलिडेटेड P&L बनाओ, तो P&L में तो दोनों को जोड़ के दिखाना है, कुछ करना ही नहीं है। और क्या बात समझ में आ गई? तो एक लाइन इसने बिना मतलब की ऐड कर रखी है जो केवल और केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है और कोई सेंस क्रिएट नहीं करती वो लाइन। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। आपको ये भी आइडिया लग गया होगा P&L दमदार नहीं है बेटा, सारा दिमाग या सारी माथापड़ी किसके साथ है? बैलेंस शीट के साथ। तो कल हम बताओ, अगर आपको क्या याद होगा, फॉर्मेट याद होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। हाँ, एक बार इसलिए करा दूंगा, अगर लाइन टू लाइन ऐड करना है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो एलिमिनेशन करना है तो कई बच्चों को शायद एलिमिनेशन में हालांकि दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आधा घंटे का काम है, एलिमिनेशन कर देंगे और छोटा मोटा और 2 4 5 मिनट 10 मिनट का इधर उधर का डिस्कशन है वो कर डालेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो वो डिस्कस कर देंगे। और कल बताओ ऑफिशियली क्या कर देंगे इसे बेटा, इसे हाँ एंड कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म। तो फिर क्या करेंगे कि जब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं करते ख़त्म नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार हमारी तरफ से ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ये बताओ, क्या कंसोलिडेशन जो आप लोग सब बोलते थे सर कंसोलिडेशन हार्ड है, क्या लग रहा है क्या हार्ड? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों कंट्रोल में आ गया, समझ में आ गई ना बात? बस ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई चैप्टर ही टेक्निकल है और कोई दिमाग ही खराब कर दिया। अब फिर भी बच्चे हार्ड क्यों बोलते हैं? लेंदी हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। तो हमने कॉन्सेप्ट को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया और मैंने बताओ क्या बना दी, स्टेप्स बना दी। तो आप उन स्टेप पर काम करोगे तो थोड़ा याद भी रह जाएगा। तो बच्चे को याद नहीं रहता लिखना क्या है, पहली चीज़ तो वो दिक्कत है। और फिर दूसरा, याद भी रहता है तो लिखना बहुत कुछ है। अब बेटा वो दोनों चीज़ मैंने सॉल्व कर दी, याद भी रखने का तरीका बता दिया, लिखने का भी। और मैंने सारे क्वेश्चन बताओ क्या करके दिखाए आपको, रिटन में प्रेजेंट करके दिखाए। ऐसा नहीं दिया, क्योंकि बच्चों के साथ दो प्रॉब्लम मैं बार बार बोलता हूँ, सर समझ में तो आ गया लेकिन लिखना ही नहीं आ रहा। अब अचार डाले समझ में आ गया उसका, क्योंकि जब तक आपको मार्क्स अंडरस्टैंडिंग के तो मार्क्स मिलने नहीं है, लिखने के मार्क्स मिलने हैं। तो आपकी चीज़ें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, तो जब तक प्रेजेंटेबल नहीं होंगी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो चीज़ भी मैंने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज कर दी और कोशिश की कि आप लोग भी इसे ऑर्गेनाइज करो। मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे लास्ट के 10-10 मिनट 15-15 मिनट में कुछ क्वेश्चन भी कराए और जो लगभग सबने किए भी हैं। आई होप इसके बाद आपका कंट्रोल आ गया होगा और आ जाएगा, अब शायद कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो पूरा चैप्टर आपको दोबारा रिवाइज करना है और उसके बाद आरटीपी एमटीपी में हाथ डालना है। हरे कृष्णा बच्चों, इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर डालेंगे। हरे कृष्णा बेटा। कल क्या है? अच्छा संडे, तो परसों कंप्लीट कर देंगे तो